ऑनलाइन क्लासेज में सभी सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं स्टूडेंट्स का स्वागत। और आज हम जो चर्चा करेंगे, हमारा जो आज पहला हम विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं, परिचयात्मक पशु चिकित्सा मेडिसिन, वेटनरी मेडिसिन। तो इसमें हम आज पहला लेसन जो है वो देखेंगे, बीमार पशु की क्लिनिकल जांच, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ सिक एनिमल्स। ये आपके क्लिनिक में जानवर को लाया गया और आप उसकी जांच कैसे करेंगे। आज इस सब का, बीमार पशु की जांच आप कैसे करोगे, क्योंकि बीमार कोई लाएगा क्लिनिक में तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे, आज इस पे हम विस्तार से जानकारी जो प्राप्त करेंगे। तो ये जो है वेटनरी मेडिसिन जो है, ये चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के, विशेष रूप से पालतू पशुओं में व पक्षियों में होने वाली बीमारियों के संबंध में निम्न का अध्ययन करते हैं। ये पॉइंट है, इन सब का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे और किस किस के तरह से बीमार पशु की जांच के बारे में भी जानेंगे। उसको क्लिनिक्स में आया गया तो उसको कैसे देखेंगे, उसकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में जब हमें पूरा पता होगा तभी उसका निदान कर पाएंगे, डायग्नोज कर पाएंगे, तभी उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। उसका कारण हमें पता हो तो ही, यानी कि कारण, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नेक्रोसिस। अगर पार्ट का नेक्रोसिस ही हो गया, यानी कि गलन हो गया, तो ऐसे क्या करेंगे। और बीमारी हो ही ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन। हमने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रीटमेंट से बचाव अच्छा है, इलाज से पहले अगर बचाव कर लिया जाए बीमारी आने से पहले तो अच्छी बात है, कम खर्चे वाला है, नुकसान वाला नहीं है। एंड देन उसके बाद में आता है नियंत्रण हमारे पास, कि बीमारी अगर किसी एरिया में आई है तो नियंत्रण कैसे, हाउ वी विल कंट्रोल द डिजीज। पशु चिकित्सा करने वाले को पशु की शरीर रचना, वो आपने पढ़ लिया है एनाटॉमी में। पशु शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी, वो भी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कर लिया है। परजीवी शास्त्र, पैरासाइटोलॉजी, ये आपने अलग से तो नहीं पढ़ा, लेकिन इसके बारे में जो है हम यहाँ चर्चा जो है करेंगे, आगे आ जाएगा। रोग विकृति विज्ञान, पैथोलॉजी, रोग विकृति विज्ञान, उस सेल में क्या क्या चेंजेज हुए, पैथोलॉजी, उस बैक्टीरिया जो अंदर गया उसमें क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेज आए, पैथोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी, तथा औषध शास्त्र, फार्मेकोलॉजी, जो हम इस सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप ये जो है इनका पता लगा सकते हैं। तो ये हम साथ साथ ही पढ़ते चलेंगे। फार्मेकोलॉजी भी आगे आएगी, पैरासाइटोलॉजी का कुछ पार्ट आएगा, माइक्रोबायोलॉजी का कुछ पार्ट आएगा, तो कुछ हम इसके बारे में नॉलेज, जानकारी भी प्राप्त करेंगे इस साल। इस पशु चिकित्सा विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, पशु रोग विषयक चिकित्सा यानी कि वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन, और पशु रोग निरोधक चिकित्सा यानी कि वेटनरी प्रिवेंशन मेडिसिन। दो भागों में बांटा है वेटनरी मेडिसिन को। एक है क्लिनिकल मेडिसिन, जो बीमार पशु हो गया, इलाज, एंड देन दूसरा है प्रिवेंटिव मेडिसिन। आने से पहले ही वो कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, वायरस है, जो आने से पहले ही जिनका हम प्रिवेंशन कर लेते हैं, टीकाकरण के द्वारा बचाव कर देते हैं। तो हम इस तरह से हम इनको
इसमें पढ़ेंगे। तो वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन, पशु रोग विषयक चिकित्सा, इस पशु चिकित्सा विज्ञान की शाखा को साधारणतया जनरल मेडिसिन या साधारण चिकित्सा व आंतरिक चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन भी कहते हैं। यह पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पशुओं में सिस्टम से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टम आपको पढ़ाया गया है। सिस्टम क्या होते हैं? टोटल बॉडी में सिस्टम है, सारे के सारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है या यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये जिस तरह से सिस्टम है, ये सिस्टम वाइज जो स्टडी की जाती है, उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो जैसे इसके अंदर फिर उसमें आता है कारण, अगर कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिजीज आई है तो कारण उसका, फिर हम डायग्नोज निदान एंड देन उसका ट्रीटमेंट, फिर प्रिवेंशन के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो ये वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन हुई। पशु रोग निरोधक चिकित्सा, वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन, इसे विशेष चिकित्सा यानी स्पेशल मेडिसिन भी कहा जाता है। यह पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पशु में फैलने वाली, अभी मैंने आपको बताया, संक्रामक बीमारियों का कारण, उसकी पैथोजेनेसिस, लक्षण, उपचार व बचाव आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारी दोनों तरह की अलग अलग स्टडी है। इसके अंदर भी अलग है दी हुई। पहले हम क्लिनिकल मेडिसिन, उसके बाद में प्रिवेंटिव मेडिसिन, दोनों तरह की अलग अलग हम पढ़ेंगे। अब हमें बीमारी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि स्वस्थ पशु कौन सा होता है और बीमार पशु किसको कहते हैं। हेल्थ जो है वो क्या है और बीमारी क्या है, दोनों में हमें डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य, हेल्थ, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पशु की, अंडरलाइन कर लेना, पूछा जाता है पशु की, ये दोनों तरह की मेडिसिन भी अंडरलाइन कर लेना, इनकी परिभाषा आती है। WHO के अनुसार पशु की या मानव की वह स्थिति जिसमें वह शारीरिक, फिजिकल, दैहिक व शरीर क्रियात्मक, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, देखिए इसको समझें अच्छी तरह से। शारीरिक यानी कि उसका शरीर स्वस्थ हो। शरीर कब स्वस्थ होगा? वो काम करेगा तो पता चल जाएगा स्वस्थ। उसके बाद में दैहिक व शरीर क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल जो उसकी क्रियाएं हैं ऑर्गन की, अंदर के जितने ऑर्गन हैं, लिवर है, हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, जेनाइटल सिस्टम है, ये सारे नॉर्मल, ध्यान करना इसको, फिजियोलॉजिकल, ये सारी की सारी फिजियोलॉजिकल हुई उसकी अवस्था, वो फिजिकल हुई, ये बाहरी, ये फिजियोलॉजिकल हुई। वह मानसिक, मेंटल रूप से ठीक हो, मेंटल रूप से ठीक हो। अब मान लीजिए शरीर हट्टा कट्टा है तो शरीर तो हट्टा कट्टा तभी होगा, खाया पच गया, लग रहा है शरीर को ऑर्गन सारे ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन मेंटल अवस्था ठीक नहीं है, मेंटल अवस्था, तो ये बीमार है, वो भी बीमार है। तो ये तीनों कंडीशनें सही हैं अगर, कौन कौन सी? फिजिकली फिट है, फिजियोलॉजिकली फिट है एवं मेंटली फिट है, तो ये वो व्यक्ति या जो है जानवर वो सही कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा, हेल्थी कहलाएगा। दैट इज द हेल्थ डेफिनेशन। अब बीमारी क्या है? डिजीज, ये वह स्थिति है जिसमें नियमित नॉर्मल क्रियात्मक, ये ऊपर वाली सारी बिगड़ जाती, नॉर्मल नहीं रहती, यानी कि नॉर्मल क्रियात्मक, फिजिकली स्थिति से हट जाता है, नॉर्मली फिजिकली एवं फिजियोलॉजिकली एंड फिजिकल नॉर्मल क्रियात्मक स्थिति हटकर, इस स्थिति में पशु अपने शरीर के नियमित कार्य सुचारू रूप से
नहीं कर पाता है मेन रूप से। तो अब डिजीज जो है, यहां इन्होंने एक फार्मूला दिया है। इस फार्मूले पे डिजीज कब आती है, यानी कि बीमारी कब आती है, तो अब आप इसको देखें। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें है, अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? वो जो बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है या वायरस है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे, अब हिंदी में उसको क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कहते हैं उसको। अपॉर्चुनिटी मिल गई, कहीं एंटर की, अपॉर्चुनिटी मिल जाना। उसकी पोटेंशियलिटी, पावर कितनी है उसकी, पावर कितनी है उसकी, नंबर 1। देन इसको गुणा किया है, उसकी वीरुलेंसी, तीव्रता कितनी है उसकी, तीव्रता कितनी है। एंड स्ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो शरीर पर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेस कितना आया, आपकी जो इम्यूनिटी है उसने काम किया, लड़ती लड़ती वो वीक हो गई, तो अब वो उसका आपके बॉडी पे स्ट्रेस आया, बटा इसके रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस। बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है? वो जोर लगाती रहती है, जोर लगाएगी, जब तक वो रजिस्ट करेगी बीमारी नहीं आएगी। जैसे उसका वो रजिस्ट करना बंद कर देगी, बीमारी शुरू हो जाएगी। तो ये इसका एक फार्मूला डिजीज का इन्होंने दिया है। तनाव, स्ट्रेस, यानी कि का अर्थ है फिजिकल, वातावरण, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक दबाव। तो स्ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब ये हमारी बॉडी पे अगर फिजिकली, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल, ये जो कमजोरियां, ये न्यूट्रिशनली हम, और मेटाबॉलिक, तो जब ये जो है शरीर के अंदर उसको मिलती रहती हैं ऑर्गेनिज्म को, तो वो स्ट्रेस देता है बॉडी को, और इधर से कम हो जाती हैं बॉडी की। जब बॉडी की ये चीजें कम और उसकी ज्यादा है, तो ये दबा लेगा बॉडी को। इसी तरह से उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, और उसकी पोटेंशियलिटी, वीरुलेंसी, पोटेंशियल कितना है और वीरुलेंसी कितनी है, तीव्रता बहुत ज्यादा गंभीर है वो, उसमें तीव्रता है उसकी लड़ाई, उसको बॉडी के साथ क्या कहते हैं, इन्फेक्शन करने की वो कर देगा। तीव्रता, जैसे अपने कहते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन, आगे पढ़ोगे आप, एटीन्यूएटेड वैक्सीन और डेड वैक्सीन। तो इसको ध्यान से सुन लिए, लिख लेना, याद कर लेना। एक तो होती है डेड वैक्सीन, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस को डेड किया जाता है और वो वैक्सीन बनाई जाती है और वो लगाई जाती है बॉडी में एंटीजन के रूप में, जैसे हम लगाते हैं। आम ज्यादातर ये ही होती हैं, आम में डेड भी होती हैं, और एक में जो है एटीन्यूएटेड होती है। एटीन्यूएटेड क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म की विरुलेंसी को, तीव्रता को कम कर दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है। तो वो जो धीरे धीरे इफेक्ट लाएगी, तब तक इफेक्ट बॉडी में वो लाएगा ऑर्गेनिज्म, तब तक एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगी बॉडी के अंदर उससे लड़ने के लिए। तो जब वो विरुलेंसी के साथ जब बीमारी आएगी, तो अंदर एंटीबॉडी जो है वो उसके तैयार है, तो वो उससे लड़के उसको खत्म कर देगी, बॉडी को बीमार नहीं होने देगी। तो ये इन्होंने एक बड़ा अच्छे तरीके से समझाया है। इसको आप पढ़ो और इसको याद जरूर करना। ये जरूर पूछा जाता है कि हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है, स्ट्रेस क्या है, ये भी तनाव क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। दोनों ही प्रकार के तनाव दोनों पर ही गलत हैं। अगर बॉडी में तनाव है तो बॉडी वीक है, और अगर ऑर्गेनिज्म में तनाव है तो ऑर्गेनिज्म वीक हो जाएगा। अगर उसमें कोई नहीं है तो वो विरुलेंट हो जाएगा, तो ये इफेक्ट करेगा बॉडी के ऊपर। अब डिजीज, रोग, इनका भी वर्गीकरण होता है। बीमारियां भी अलग अलग तरह की हैं,
एक तरह की नहीं है, कैसी कैसी है। पशु दिन प्रतिदिन अनेक बीमारियों से ग्रसित होता रहता है। साधारणतया रोग बीमारी को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो अब इसमें एक तो आते हैं सामान्य रोग, जिन्हें हम असंक्रामक रोग भी कहते हैं, जो फैलते नहीं हैं, फैलाव नहीं लेते एक से दूसरे में। असंक्रामक रोग सामान्य, वे रोग जो पशु की सामान्य देखभाल, पशु का उचित रखरखाव का प्रबंध करने में, खान पान पर नियंत्रण करने से ठीक हो जाते हैं, उन्हें सामान्य रोग कहते हैं। ये रोग प्राय संक्रामक नहीं होते, जैसे अपच है, कब्ज है, जुकाम है, खांसी है, एक्स्ट्रा। असाध्य रोग यानी कि संक्रामक रोग, वे रोग जो तुरंत यानी कि द्रुत गति से, तेजी से, कई बार तो चिकित्सा करने का समय भी नहीं मिल पाता, बिल्कुल ठीक है, सही है, पर एक्यूट और एक्यूट आते हैं तो डायग्नोज ही नहीं हो पाता, ट्रीटमेंट का समय नहीं मिलता, कुछ भी पता नहीं चलता। पर एक्यूट तो वे उपचार से भी ठीक नहीं हो पाते, ऐसे रोगों को असाध्य रोग कहते हैं। ये रोग प्राय संक्रामक होते हैं। उदाहरण है एंथ्रेक्स, आगे पढ़ोगे, एड्स, ये तो जानते हो आप, गलघोटू, आरपी, रिंडरपेस्ट एंड कैंसर आदि, इनके नाम लिख लेना। एंथ्रेक्स, एड्स, गलघोटू, एचएस, इसका नाम लिखो एचएस। एचएस कहते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, आगे पढ़ोगे इसकी डिटेल, कोई चिंता नहीं, लेकिन अभी नाम याद कर लो। क्या होता है, जब आज पढ़ना शुरू कर दोगे, जब आगे पढ़ाएंगे तो ये नाम याद नहीं करने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। अभी कर लो इनको याद, जब भी आप इस वीडियो को देखो। और आरपी, रिंडरपेस्ट, ये भी पढ़ेंगे, कैंसर आदि। तो इनके जो एब्रीविएशन लिख रखे हैं इन्होंने, इसका आरपी का, तो इसको रिंडरपेस्ट फुल फॉर्म लिख लो इसके। रोगों का वर्गीकरण, रोगों का वर्गीकरण, तो इसमें भी रोगों का भी वर्गीकरण है, जिसमें उसका रोग आरंभ होने के ढंग के अनुसार, रोग की गंभीरता के आधार पर, रोग की प्रबलता के आधार पर, किसी की कमी के आधार पर, किसी मिनरल्स की कमी आ गई कोई किसी तरह से, प्रबलता के, रोग की उत्पत्ति के आधार पर, एंड रोग की क्रियाशीलता पर आधारित, क्रियाशीलता। तो इसमें रोग आरंभ होने के ढंग के अनुसार, तो इसमें हम एक क्यों लेते हैं, उत्पत्ति व वंशगति के आधार पर, उत्पत्ति व वंशगति, यानी कि वंशानुगत बीमारी कोई हो सकती है, हेरिडिटरी डिजीजेज होती है ना, माँ बाप से बच्चों में आ जाना, पेरेंट्स से बच्चों में आ जाना, वो बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, तो वो वंशानुगत हैं। दादा से पोते में आई, या बाप से जो बेटे में आई, बेटे से फिर उसके बेटे में आई, तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलती हैं, वो वंशानुगत हेरिडिटरी डिजीज कहलाती हैं। एक है जन्मजात रोग, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल, जन्म लेते ही, यानी कि ये वो बीमारियां हैं जो भ्रूण में पैदा हो जाती हैं जन्म से पहले, लेकिन वो नजर हमें जन्म के बाद ही आएंगी ना। यहाँ आजकल तो जांचें चल पड़ी हैं, तो आजकल पहले ही जो है पता चल जाता है, बता देते हैं। सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड कई बार होता है तो उसमें आ जाता है, तो उसमें बता देते हैं कि बच्चे का विकास कम हो रहा है, बच्चे का दिमाग जो है, सिर छोटा है, या बच्चे का दिमाग जो है डेवलप नहीं हुआ प्रॉपर, तो ये बता देते हैं। वो पीछे से कोई किसी न किसी कारण से बीमारी आ रही है, हेरिडिटरी भी है, हेरिडिटरी के कारण ही, यहाँ जरूरी नहीं है कॉन्जेनाइटल, कोई डेफिशिएंसी रहेगी खाने में, कोई खुराक आपने प्रॉपर नहीं दी जो देनी चाहिए थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो डिजीज आ सकती है। जरूरी नहीं है ये हेरिडिटरी ही हो।
उसके बाद में अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीजेस, एक्वायर्ड, अर्जित। तो हम इन तीनों का इसको डिटेल में भी देख रहे हैं, दे रखा है नीचे। वंशानुगत बीमारियां, ये वे बीमारियां हैं जो अपने जनक, पेरेंट्स, माँ बाप से संतान में, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बच्चे को कहते हैं, लिख लेना, ऑफस्प्रिंग बच्चे को कहते हैं, में चली जाती हैं। उदाहरण है एपिलेप्सी, मिर्गी होती है, लिख लेना। हीमोफीलिया, ये आजकल विशेष तौर से रोग जनरली आपको सुनने में मिल रहा होगा, हीमोफीलिया। तथा ब्रोकन विंड इन हॉर्सेस, ब्रोकन विंड, सांस वाली नली का अधूरा बनना, ब्रोकन विंड इन हॉर्सेज। भ्रूण स्थिति के दौरान की बीमारियां, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये भी बीमारियां हैं जब भ्रूण गर्भाशय में विकास के दौरान अथवा जन्म से पूर्व, अब देखिए जन्म से पूर्व ग्रसित हो जाता है और बच्चा उन बीमारियों को जन्म के साथ ही लेकर जन्म लेता है, इसलिए इन्हें बॉर्न विद डिजीज भी कहा जाता है। अब आप देखिए इसमें एट्रेसिया एनाई, एट्रेसिया एनाई, एनाई कहते हैं एनएस को, एट्रेसिया कहते हैं जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो है ही नहीं एट्रेसिया, यानी कि एनस, एनस कहते हैं जो हमने देखा होगा कई बार बछड़ा बछड़ी पैदा होते हैं तो कई बार केस आता है देखते कि भाई ये उसको ले ही बोलते हैं, कभी वो म्यूकेन या ले, कभी वो लेकिन वो ये किया ही नहीं, इन्होंने ले ही नहीं कर रही कल से, तो जांचने से पता चलता है कि उसके एनस ही नहीं है, खुला ही नहीं है, ओपन। तो इसको ऑपरेट करके, छोटा सा ऑपरेशन है, उसको करके उसको खोलते हैं तो वो जो है रास्ता खुल जाता है उसका, एट्रेसिया एनाई। कॉन्जेनाइटल ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस ये बीमारी है, ब्रूसेलोसिस आगे पढ़ेंगे हम। तो ये बच्चे में माँ के साथ ही एड्स जैसे है तो बच्चे में आती है साथ में, तो ये कॉन्जेनाइटल ब्रूसेलोसिस और एड्स, ये ब्रूसेलोसिस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो, गायनोकोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से इसका हम अध्ययन करेंगे। बीमारी एक्वायर्ड डिजीज, ये बीमारियां ना तो वंशागत होती हैं ना जन्म से पूर्व की होती हैं। इस बीमारी से तो जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक की अवधि टोटल है इसके अंदर, यानी कि एंटायर लाइफ स्पान के दौरान रोग ग्रसित होता है। उदाहरण है डेफिशिएंसी डिजीजेज है, ट्यूबरकुलोसिस है तथा अन्य फैलने वाली भी है। टीबी का है ट्यूबरकुलोसिस, लिख लेना, ट्यूबरकुलोसिस। डेफिशिएंसी डिजीजेज जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, ये आगे पढ़ेंगे हम, इसमें डिजीजेज हैं। वैसे आपने शायद नहीं, आपने फिजियोलॉजी में आया है नहीं है, शायद कुछ है फिजियोलॉजी में भी, विटामिन शायद डेफिशिएंसी उसकी है ही, लेकिन सेकेंड ईयर में आप न्यूट्रिशन में पूरी डिटेल पढ़ोगे इनकी, कोई चिंता की बात नहीं। अब है गंभीरता के आधार पर, सीविरिटी के आधार पर। अभी मैंने आपको बताया था अति उग्र पर एक्यूट, अभी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो पता ही नहीं चलता और डॉक्टर पहुंचता ही नहीं, उससे पहले जानवर खत्म हो जाता है, दैट इज पर एक्यूट रोग। फिर आते हैं उग्र, तीक्ष्ण, तीव्र, यानी कि एक्यूट रोग। फिर आते हैं जब वो काफी समय चलते ही रहते हैं तो उसको हम कह देते हैं क्रॉनिक हो गया, ये तो क्रॉनिक पेशेंट है, यानी कि काफी लंबे समय से इसका ये ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद में सब एक्यूट, चिरकालिक लेकिन पुराना, लेकिन उसके बाद में चिरकालीन पुराना, क्रॉनिक हो गया, ये हो गया अद्योतीक्षण। अब ये अद्योतीक्षण, अद्यो है या अधो है, जो भी है, सब एक्यूट याद रहता है, सब एक्यूट। और उसके बाद में आता है संवाहक, कैरियर। कैरियर, कैरियर क्या होते हैं? ये कैरियर वो लोग होते हैं जिनके अंदर बीमारी के
जीवाणु तो होते हैं, लेकिन खुद वो उससे ग्रसित बीमारी से नहीं होते, लेकिन ये उसको लेके चल रहे होते हैं। अगर कोई किसी की इम्यूनिटी पावर कम है, अगर ये उसके पास बैठ गए तो वो इनसे बीमारी जरूर ले लेगा। तो ये ध्यान रखना, ये कैरियर होते हैं। आजकल इसी बीमारी का भी आपने पढ़ा होगा, अभी बताया भी था ये कोरोना के बारे में, कि कुछ लोग इससे ग्रसित नहीं होते हैं लेकिन वो कैरियर होते हैं। जैसे युवा कहीं से ले आए, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है तो वो बीमारी से ग्रसित तो नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे आया किसी बुजुर्ग के पास, उसको वो दे गया। अब बुजुर्ग की इम्यूनिटी नहीं है ओल्ड मैन की, तो वो उससे बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो इसको आप समझें कैरियर। अब इसका डिटेलिंग हम धीरे धीरे करके इसको डिटेल में लेते हैं। पर एक्यूट, अति तीक्ष्ण, यह वह स्थिति है जब रोग अचानक होता है तथा बिल्कुल कम समय ही पशु मर जाता है। 2 से 48 घंटे में ही चिकित्सा का समय भी नहीं मिलता। तो ये है पर एक्यूट। उदाहरण इसमें एंथ्रेक्स और आरपी, ये हम देख आए हैं पीछे। एंथ्रेक्स ये भी पढ़ेंगे, आरपी भी पढ़ेंगे हम आगे, रिंडरपेस्ट भी पढ़ाया जाएगा। उसके लक्षण, कॉज, ट्रीटमेंट सब आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में आता है एक्यूट। यह बीमारी की वह स्थिति है जिसमें पशु के बीमारी तो अचानक होती है लेकिन उसका घातक समय थोड़ा लंबा हो जाता है। 3 से 14 दिन, 3 से 14 दिन, 3 से 14 दिन इसका समय। इनको आपने डिफरेंशिएशन को याद रखना है लिख के, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में जब आता है तो बड़ा ही ये सिरदर्द पैदा होता है। अगर नहीं याद हो कितने आवर से कितने आवर तक पर एक्यूट, कितने दिन से कितने दिन तक एक्यूट, ये हमने जो है वो देखना है। तो जैसे एफएमडी सही है, घातक समय बढ़ जाता है इसका, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें जानवर मरे, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ऊपर आपने ध्यान दे रखा है पर एक्यूट में पशु लगभग मर जाता है, नियर अबाउट। लेकिन एक्यूट में देखिए, एफएमडी में कभी जानवर जो बड़ा है वो नहीं मरेगा, लेकिन छोटे जानवर जो 3 महीने के या जो प्रेगनेंसी के दौरान हैं, अभी जेस्टेशन पीरियड में चल रहे हैं, अभी ब्याही नहीं है, लगभग मर जाते हैं। और जो 3 महीने तक के बछड़े बछड़ियां हैं वो भी जब इसकी चपेट में आ जाते हैं तो कहीं ट्रीटमेंट का मौका नहीं देते और रात को अच्छा भला कहते हैं बांधा था, सुबह कि जी वो तो डेड पड़ा था। तो ये इसका आप इसको ध्यान करें। छोटे जानवर में ये पर एक्यूट लगभग हो गया, लेकिन बड़े जानवर में ये एक्यूट स्थिति ये बता रहे हैं। और मैस्टाइटिस ये तो कई दिनों तक चलता है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। क्रोनिक, लंबे समय से चले आ रहे जीर्ण व पुराने रोग की स्थिति को क्रोनिक कहते हैं। जैसे टीबी है, जॉनसन डिजीज है, ये टीबी है और जॉनसन, ये भी पढ़ेंगे जॉनसन डिजीज क्या है। ये भी एक टीबी का ही सिलसिला है, आप बाद में पढ़ाएंगे। टीबी से मिलता जुलता ही है, ट्यूबरकुलोसिस टाइप भी है, ये भी सेम सारे लक्षण होते हैं, पढ़ेंगे आप। सब एक्यूट, इसमें घातक की स्थिति एक्यूट से कम होती है। इसकी अवधि 2 से 4 सप्ताह होती है। उदाहरण है सब एक्यूट मैस्टाइटिस, सब एक्यूट फॉर्म ऑफ साल्मोनेलोसिस, ये भी बीमारियां हैं, पढ़ेंगे। कैरियर, यह एक सूक्ष्म जीवाणु व पशु के शरीर का आपसी संबंध है, इंटर रिलेशनशिप। देखिए, जिसमें रोग के कीटाणु पशु में अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया
लेकिन जीवित अवस्था में रहते हैं। ज्यों ही वे स्वस्थ पशु के संपर्क में आते हैं, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो, ये अलग इसमें नहीं दिया। अगर उसी तरह की इम्यूनिटी वाले के संपर्क में आए तो बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन उससे कमजोर वाला अगर आ गया तो रोग को स्थानांतरित कर देते हैं। यह स्थिति 3 माह से 3 वर्ष तक भी हो सकती है। यस, बिल्कुल सही है। 3 वर्ष, तिबरसा, 3 साल तक भी हो सकती है। उदाहरण, गाय व ऊंट में तिबरसा, ये दे रखा है इसने। सर्रा इन कैटल एंड कैमल, तिबरसा, सर्रा बोलते हैं इसको। तो ये हमारा गंभीरता के आधार पे हमने जो है ले लिया। इसके बाद में आता है तीव्रता, प्रबलता, इंटेंसिटी। बीमारी के प्रसार क्षेत्र के आधार, प्रबलता, बीमारी के प्रसार क्षेत्र का आधार, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लेना, क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा। चाहे वो स्पोरेडिक केसेज होते हैं, स्पोरेडिक डिजीज पूछा जाए, एंजोटिक, और अभी तो हम पेंजोटिक में चल ही रहे हैं। ये पेंजोटिक बीमारी है, अभी आपने देखा एक देश से दूसरे देश में फैल रही है पेंजोटिक। इसको पेंजोटिक बीमारी कहते हैं, जो कोरोना है। तो अभी हम इसको तो इसको नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इतना यूट्यूब पे बस इसी के अंदर कम से कम में ही आप तक पहुंचे, और यही सफिशिएंट होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें और अंडरलाइन जो मैंने बताया उसको अंडरलाइन करें। थैंक यू वेरी मच।